बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कई अहम फैसलों पर इस दौरान मुहर लगी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसले लिए गए हैं कैबिनेट बैठक में, उसकी जानकारी दी है। 2 थर्मल पावर प्लांट के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कई अहम प्रस्तावों को इस दौरान जो है मंजूरी मिली है। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। विजयवर्गीय ने जानकारी दी 2 थर्मल पावर प्लांट के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक खत्म होने के बाद जो फैसले लिए गए उसकी जानकारी दी। विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि 2 थर्मल पावर प्लांट के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। तो कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगी। मोहन कैबिनेट की बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल ब्यूरो हेड आशीष सोनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और किन किन फैसलों पर जो है आज मुहर लगी है, किन विषयों को लेकर आज फैसले हुए, आम जनहित को हित में रखते हुए किन किन प्रस्तावों को मुहर मिली है आज? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में हुई, जिसमें लोकहित के कई फैसलों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सबसे इस कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए निर्णय जीएसटी को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई, जिससे लोगों को फायदा हुआ। इसको लेकर खास तौर पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर पीएम मित्र पार्क धार का शिलान्यास किया था, उसमें खास तौर पर जितने भी प्लाट थे वहां पर वो सभी प्लाट आवंटित हो चुके हैं। मतलब 100% उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए है कि यहीं से विकास की बयार बहेगी। साफ तौर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसलों की जानकारी देते हुए साफ तौर पर कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 15 लाख महिलाओं के खाते में 420 करोड़ रुपए की राशि का अंतरित किया गया, इसकी जानकारी भी दी। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 2 बड़े फैसले लिए गए। एक तो थर्मल पावर प्लांट को लेकर लिए गए, जिसमें ये बताया गया कि मध्य प्रदेश में आगामी भविष्य में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से किए जाने के लिए 2 पावर प्लांट की आवश्यकता है, जिसमें एक बैतूल जिले के सारणी में और दूसरा अमरकंटक के नजदीक अनूपपुर जिले में चचाई में ये प्लांट लगेगा, जिसे एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी इसका निर्माण देखेगी और 2030 तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तकरीबन दोनों ही प्लांट से 660 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी के लिए सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके लिए उनके पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा एक टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए मध्य प्रदेश में जो पर्यटक आएंगे या मध्य प्रदेश के जो भी पर्यटक होंगे उन्हें धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों का भ्रमण कराया जाएगा। बिल्कुल आशीष, ये एजेंडे है, इसको लेके आज कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई और कहीं ना कहीं इन फैसलों को लेकर जो है प्रस्तावित भी होगा, पारित किया जाएगा। लेकिन किन फैसलों को लेकर जो है तत्काल उसे नियम लागू किया जाएगा, ऐसी कोई घोषणा हुई है? देखिए, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने दी, मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के। अब इस पर कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो चुके हैं। जितने भी एजेंडे कैबिनेट में रखे जाते हैं, जो प्रस्ताव पास हो जाते हैं, कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रवक्ता के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने उसकी जानकारी दी। क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 थर्मल पावर प्लांट लगना है, इसकी प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए मंजूरी मिल गई है, यानी कि ये भी विभाग इसमें काम करना शुरू कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक बगिया मां के नाम कार्यक्रम है, इसको लेकर प्रदेश की हर पंचायतों में काम किया जा रहा है, सभी विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कैबिनेट के वो फैसले थे जिन्हें मंजूरी मिल गई है और जिनकी जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दे रहे थे। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, इस दौरान कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन सब की जानकारी दी।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। सीतापुर जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान, 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई हुई है। आजम खान की रिहाई पर बोले अखिलेश यादव, हमें उम्मीद थी आजम को न्याय मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर विधायक आजम खान की रिहाई हो चुकी है। आजम खान की रिहाई पर बोले अखिलेश यादव, हमें उम्मीद थी कि आजम को न्याय मिलेगा। तो 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई हुई है। आजम खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहे, हमें उम्मीद थी आजम को न्याय मिलेगा। तो सीतापुर विधायक है आजम खान, सपा नेता आजम खान को जो है रिहाई मिल गई है। 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई हुई है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सिवेत संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीतापुर जेल से रिहा हो चुके हैं आजम खान, आपसे जानेंगे। आजम खान तरह तरह के समय समय पर आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बड़े और कद्दावर नेता रहे, जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। 23 महीनों बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। सुबह से ही जेल के बाहर उनके समर्थकों का तांता लगा था। एक कानूनी पेच फंसा हुआ था उनकी रिहाई को लेकर कि जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई, लेकिन जब वो जमा हुई उसके बाद आजम खान भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर आए और उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। आजम खान समय समय पर चर्चाओं में रहे। कई बार 2017 में सूबे में योगी की सरकार बनी, उसके बाद से आजम खान पर एक के बाद एक कई मुकदमे ला दी गए। आजम खान पर तमाम आरोप लगे, लेकिन आजम खान की रिहाई के बाद बीते काफी समय से एक और कयास लगाया जा रहा कि हो सकता है आजम खान बसपा के साथ चले जाएं। लेकिन इसी मामले पर बातचीत करते हुए बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने भी कहा कि इस तरीके की कोई जानकारी अभी तक मुझे नहीं मिली है। मीडिया के जरिए ही मुझे पता चल रहा है, लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा जब आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर उनका क्या रुख रहता है, या फिर उनके परिवार से आजम खान खुद कोई बड़ा सियासी कदम उठाते हैं। क्योंकि इन सब पर 27 की सियासत चुकी है। आजम खान एक बड़े मुस्लिम नेता के रूप में माने जाते हैं। लंबे समय तक रामपुर में उनकी सियासत का लोगों ने लोहा माना, लेकिन अब जब आजम खान जेल से बाहर आए हैं, उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है और उनकी सियासत को लेकर भी अब लोग तरह तरह का कयास लगा रहे हैं। शिवेश, रिहाई के बाद उनका पहला बयान क्या सामने आया? क्योंकि अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया कि हमें उम्मीद थी कि आजम खान को न्याय मिलेगा। उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? 23 महीने बाद जो है वो बाहर आए हैं। आजम खान जेल से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बहुत सी बातचीत नहीं की, गाड़ी में बैठे और निकल गए। सुबह से ही उनके समर्थकों ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आजम खान के बाहर आने से उनके समर्थकों में काफी हर्ष था। उनका कहना था कि आजम खान को एक जननेता के रूप में लोगों ने बताया। समाजवादी पार्टी के कई नेता भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने आजम खान के पक्ष में अपनी बात रखी। आजम खान जेल से बाहर आने के बाद तो मीडिया से बहुत सी बातचीत नहीं की। बिल्कुल, तो आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। सपा विधायक है आजम खान, और समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई? 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई सामने आई है। समर्थकों में काफी हर्ष था। उनका कहना था कि जिस तरीके के समय समय पर आजम खान पर आरोप लगाए जा रहे थे वो निराधार थे। आजम खान एक बड़े नेता हैं और यूपी की सियासत में आजम खान के कद को कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि यूपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और विधायक भी रहे। लेकिन बीते 8 सालों से जिस तरीके से उन पर मुकदमे दर्ज हुए, उसको लेकर भी उनके कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश की भावना से दर्ज किए गए मुकदमे थे कि आजम खान दुकान में डकैती करेंगे या फिर बकरी चोरी करेंगे। जिस तरीके की बात उनके समर्थकों ने कही, उनके समर्थकों का यह कहना था कि आजम खान की छवि एक बड़े नेता के रूप में थी और जेल से बाहर आने के बाद उनकी सियासी अटकलों पर भी लोगों की नजरें हैं। बिल्कुल, तो 23 महीने बाद सपा विधायक आजम खान की रिहाई हुई। कहीं ना कहीं जो समर्थकों में काफी उत्साह है, काफी खुशी है आजम खान की रिहाई पर। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हमें उम्मीद थी आजम खान को न्याय मिलेगा। शिवेश, आप बने रहेगा, आपसे आगे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी जी चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। अमरदीप जी, बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आजम खान की रिहाई हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये न्याय मिलेगा उन्हें, हमें उनको मतलब उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी। क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, आजम खान की रिहाई निश्चित रूप से हुई है। पूरा प्रदेश और देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये परमानेंट रिहाई नहीं है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है जिस प्रकार से आजम खान ने गरीब लोगों के जमीनों पर अतिक्रमण किया था। अपने ही समाज के, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था, उनके जमीन को अतिक्रमण करके विश्वविद्यालय बनाने का कार्य किया था। आप देखेंगे उनके ही क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर जो निचले तबके से, उनके समाज के आते हैं, अन्य समाज से आते हैं, सबका शोषण और दोहन उन्होंने किया था। जो उनके काले कारनामों के पाप थे, उसके कारण ही उनको जेल में जाना पड़ा था। और हमेशा निरंतर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के सरकार में अखिलेश यादव जी के संरक्षण और नेतृत्व में उनका अहंकार चरम सीमा पर था कि जो कि उसके बाद ही आम लोगों के साथ में उन्होंने दुर्व्यवहार किया। वो और उनके सुपुत्र दोनों मिलके पाप का घड़ा जब भर गया था तो उनको निश्चित रूप से जेल जाना परमानेंट रिहाई नहीं है। निश्चित रूप से अभी बहुत सारी परतें खुलनी बाकी है और आजम खान जी आने वाले समय में फिर जेल जाएंगे। अमरदीप जी, जैसे कि विपक्ष का आरोप था कि बीजेपी ने दबाव डाला था और केस को लंबा खींचा, क्या यह आरोप निराधार है? अगर कोई पाप करता है तो निश्चित रूप से जेल जाएगा, कोई अपराध करता है तो जेल जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? शायद ये विपक्ष के लोगों को ही दिखाई देता, पहले पाप करते हैं, अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, और जब जेल जाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये तो न्यायिक प्रणाली है। निश्चित रूप से अगर आप क्राइम करेंगे, अपराध करेंगे तो आपको कानून जो है बख्शेगा नहीं, निश्चित रूप से आपको जेल जाना पड़ेगा। और आजम खान को आने वाले समय में जो है फिर जेल जाना पड़ेगा। 23 महीने बाद उन्हें रिहाई मिली है। कहीं ना कहीं सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा ही। नहीं, देखिए, इसको न्याय नहीं कह सकते हैं। उनकी रिहाई जरूर हुई है, लेकिन जो है उनको न्याय किस बात का? जो अपराधी होता है, अपराधी को तो जेल के सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। वो अगर बाहर चला आता है तो जो गरीब थे, पीड़ित थे, जो वंचित थे, जिनके जमीनों पर कब्जा आजम खान ने किया था, अखिलेश यादव को तो उनको बात करना चाहिए। अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, तो जिन गरीब मुसलमानों के जमीनों पर कब्जा कर रखा था आजम खान, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो अल्पसंख्यक में आते हैं। अगर गरीब के मसीहा है अखिलेश यादव जी, तो उन गरीबों के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन वो गरीबों के मसीहा नहीं है। वो आजम खान को संरक्षण देने का कार्य करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब बिल्कुल, अमरदीप जी बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सपा प्रवक्ता नितेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। नितेंद्र जी, बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आज आजम खान की रिहाई हुई है 23 महीने बाद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये न्याय की जीत हुई है। जी धन्यवाद। देखिए, ये माननीय न्यायालय का फैसला है और ये सही बात है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप आता है तो उसके लिए न्यायालय का ही एक सहारा रहता है। न्यायालय जो न्याय किया है उसके लिए न्यायालय का धन्यवाद। और आजम खान साहब की लंबे समय के बाद रिहाई हुई है। हालांकि ऐसा कोई इतना बड़ा उन्होंने अपराध नहीं किया है। राजनीतिक उनको जिस तरीके से फंसाया गया और उसके बाद में एक लंबी सजा वो भुगत गए, इसके वो हकदार नहीं थे। लेकिन फिर भी अंतिम फैसला जो भी न्यायालय का है उसको स्वागत किया जाएगा और ये न्याय की जीत हुई है। क्या मानते हैं आप कि आजम खान को क्या निशाना बनाने की कोशिश की गई थी? 23 महीने बाद वे रिहा हुए हैं। ये तो सर्वविदित से सारे लोग जानते हैं जिस तरीके से वो एक प्रखर और तेज नेता थे और जिनके जो वक्तव्य होते थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से कष्ट होना स्वाभाविक है। और राजनीति में पहले इस तरीके की चीजें नहीं होती थी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को व्यक्तिगत रंजित माना जाए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, उसको ऐसा लगता है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ जितना ज्यादा उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करेंगे तो उससे उनका मतदाता प्रसन्न होगा, और जिसके चलते इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा गई हैं। लेकिन अंतिम फैसला तो न्यायालय को करना होता है और न्यायालय जब चीजों को महसूस करता है और ये सोचिए कैसे कैसे उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए गए कि वो बकरी चोरी, लाइब्रेरी से किताबें चुराई, तो सोचिए। और नई बात है, इसी के साथ कब्जेदारी जैसी तो करने की बात उनके जीवन में रही नहीं। और फिर भी जो भी मामले हैं तो सब न्यायालय में है
और न्यायालय उसका। तो नितेंद्र जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि आजम खान को निशाना बनाने की कोशिश की है बीजेपी ने। अमरदीप जी, क्या कहेंगे आप? को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं निशाना बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष के बस अगर किसी को निशाना बनाना होता तो अखिलेश यादव जी को निशाना बनाते, और आजम खान अखिलेश यादव जी से बड़े नेता तो नहीं है। शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इस बात का पता होना चाहिए। आजम खान को बड़ा नेता बता रहे हैं अखिलेश यादव जी के लिए, जबकि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। शायद इनको ये भी नहीं पता है। और अगर राजनीतिक द्वेष होता अगर किस प्रकार से, तो अखिलेश यादव जी को हम टारगेट करते, अखिलेश यादव जी के पीछे पड़ते। लेकिन आजम खान के पापों का घड़ा भर गया था। आजम खान को इसलिए जेल जाना पड़ा। आजम खान ने जो पाप किया था उनको उनकी सजा मिली थी। गरीबों की जमीनों को हड़पने का कार्य किया था, उनकी सारी कमाई को लूटने का कार्य किया था, और इसलिए उनके पापों का घड़ा भर गया था और उनको जो है सजा मिली है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या किसी का रोल नहीं है। उनके पापों की सजा उनको मिली है और आगे भी मिलेगी। अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को याद रहना चाहिए, जिस प्रकार से गरीबों की आह लगी है आजम खान को, आगे भी इनको जेल होगा, ये बचेंगे नहीं अभी। नितेंद्र जी, अमरदीप जी का कहना है कि अखिलेश यादव को निशाना बनाते वो आजम खान को ही क्यों बनाए गए? ये इन्होंने अपनी जितनी हैसियत हो सकती थी अपनी सारी ताकत लगाई। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। इन्होंने कहा कि वो एक्सप्रेसवे में घोटाला हो गया, इन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट का घोटाला हो गया। ये जो जो कर सकते थे इन्होंने तो अपने सारे प्रयास किए हैं। ये कहाँ किसी को छोड़ने वाले हैं। ये तो राजनीति में जब भी कोई पाक साफ व्यक्ति होता है उसके आप कितने प्रयास करोगे। इनकी इतनी हैसियत नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की छवि साफ थी और आजम खान की ने जो है घोटाला किया था, अपराध किया था, जो है इसलिए वो जेल गए थे। ये तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। नितेंद्र जी, जैसे कि अमरदीप जी कह रहे हैं कि आप खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, तो आगामी चुनावों में इसका समीकरण पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव क्यों, अभी तो आजम खान साहब लोकसभा में जेल में ही थे, जनता ने जवाब दिया ना। देखिए, आजम खान जी की रिहाई और जेल, ये इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। देखिए, चुनाव अपनी जगह है और न्यायिक व्यवस्था अपनी जगह है। उनके साथ न्याय हुआ है, माननीय न्यायालय का धन्यवाद। बाकी फैसला जनता करेगी। सरकार के अत्याचार उत्पीड़न का जवाब जनता देगी। बिल्कुल। तो आजम खान की रिहाई हो चुकी है। कुल 23 महीने बाद वो जो है जेल से रिहा हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। अमरदीप जी, डॉक्टर नितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे साथ शिवेश भी इस चर्चा में जुड़े हुए थे, संवाददाता शिवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आजम खान की रिहाई हो चुकी है। हमें उम्मीद थी आजम को न्याय मिलेगा। सपा प्रमुख ने अपने बयान में कही ये बातें। और चलिए अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बिलासपुर से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुरेश चंद्राकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुरेश चंद्राकर समेत 9 लोगों पर दर्ज है एफआईआर। बीजापुर जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। खबर कवरेज करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुरेश चंद्राकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुरेश चंद्राकर समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजापुर जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने का मामला उजागर हुआ था। खबर कवरेज करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुरेश चंद्राकर की जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। बीजापुर जिले में सड़क निर्माण कार्य का भ्रष्टाचार करने वाले पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुरेश चंद्राकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। ग्वालियर से है विवादित वीडियो बनाने वाली युवती ने मांगी माफी। काली मां का रूप धारण कर युवती ने विवादित वीडियो बनाया था। हिंदू संगठनों ने वीडियो सामने आने के बाद विरोध जताया था। तो ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे, जहां हिंदू संगठनों के विरोध के बाद युवती ने माफी मांग लिया है। दरअसल काली माता के गेटअप में युवती ने विवादित वीडियो बनाई थी और इस मामले को संज्ञान में लिया हिंदू संगठन के लोगों ने और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए विरोध भी जताया। विरोध जताने के बाद युवती ने माफी मांगी है। तो गाइस कल मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसमें एक सॉन्ग गलत लग गया था मुझसे, तो मैंने आज वो डिलीट कर दी। मुझसे इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे इस गलती के लिए आप माफ़ कर दें। मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए वो वीडियो नहीं बनाई थी। हम सॉन्ग शूट कर रहे थे, सॉन्ग शूट करते करते मैंने वो वीडियो बना ली, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं या मुझे कोई टारगेट करे। नहीं, मैं किसी को इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं कर रही थी। बस मैंने बना दी। मैं खुद काली माता की पूजा करती हूँ, रोज़ मंदिर जाती हूँ, रोज़ पूजा करती हूँ। मैं किसी को दुख देने के बारे में नहीं सोच रही थी। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के डबरा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की दादागिरी का मामला सामने आया है, जहां डबरा सिटी थाने में पदस्थ एसआई ने एक बाइक सवार को थप्पड़ मारा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि घटना के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान बंद कर दिया है। चेकिंग के नाम पर पुलिस ने वर्दी का रौब दिखाया है।